थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले मादरत पाऊँ। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट में करते हैं ज़्यादातर, मैंने वहाँ आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ भी होगा, लेट्स सी यहाँ होगा। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। कितना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है इसको, यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा, और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। तो उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2, 4, 6, 10 दिन का होना तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियां लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठे जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे ऐसा हुआ। इसकी मुझे तकलीफ़ होती थी। मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे, और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज़ वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले हैं।
تو یہ چیز تھی. بچوں میں تھا, مجھے کبھی بچوں کی بھی یاد آتی تھی, لوگوں کی بہت دوستوں کی بھی یاد آتی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں زیادہ زندگی میں ملتا نہیں تھا, لیکن مجھے ان کی بڑی یاد آئی. اب شاید وہ اس وقت میرے لیے کچھ دعا کر رہا تھا یا ان کے دل میں تھا, تو آتی تھی یاد لوگوں کی. اور یعنی الگ الگ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے. میری امی ہے, میری وائف ہے, وہ میری بڑی سپورٹ ہے. اور میری ماں نے یعنی مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا, میری امی نے. اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی, تم آگے بڑھو. تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے. لیکن میں نارملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا. اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ, اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری, اور مجھ سے اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں آیا واپس تو اس نے مجھے, یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا, مشکل تھی بولنے میں. ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا. تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اسٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے. کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں اسٹیمر کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بات میں اسی سے کر رہا ہوتا ہوں گھر میں. تو اس نے مجھے یہ ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا, کبھی مجھے یہ کہا ہی نہیں. یہ چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اور میری ریکوری میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے. سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا. یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے, یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا. مرضی ہے. تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے, جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز, دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 10 ملین, 1 کروڑ کے قریب ہیں, ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس لیول پہ, کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اب کبھی بچپن میں سوچا ہو, جوانی میں, صحافتی زندگی میں آنے کے بعد, کہ کوئی ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہوگی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی ریکگنیشن دیں گے, اتنی محبت کریں گے؟ کیا ایمانداری سے کوئی ایسا تصور تھا؟ ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا, 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں, مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے, پکا. آپ کو پتہ ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں. میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر, اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے. کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ عمرے بھی کیے ہیں؟ یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں؟ یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں, اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں, بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں, اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے. اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے, مطلب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا, لوگوں کا رونا, کسی صحافی کے لیے رونا, اس حد تک رونا. نارملی نا ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. میں نے بڑا ڈیٹیل میں, مجھے موقع ملا قرآن پاک پڑھنے کا. میں نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے, پھر دوبارہ پڑھی ہے. ایک غزوہ احزاب تھا جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک صورت میں اس کا پورا وہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی.
اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو یہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو یہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ اتنا ہی کم ہے. اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا. ابھی یہ جی بی سے آئے تھے بچے, انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کی ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ, تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا. لیکن یہ میرے اللہ کی دین ہے, اس کی مہربانی ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے. تو میں تو پہلے ہی قرضئی تھا, ان لوگوں کا قرضدار تھا. ابھی انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں. مجھے تو بعض اوقات لگتا تھا کہ بس کہانی مک گئی ہے, ابھی یہاں سے آگے کیا چلے گا. آپ کے سامنے تھا, میں زندہ لاش کی طرح ہی تھا جب آپ کو پہلے دن میں ملا ہوں. اس سے بھی گئی گزری حالت میری رہی ہے. تو وہ مجھے بعض اوقات لگا کہ نہیں بس یہاں تک ہی تھی کہانی, اس کے بعد کوئی اور لکھے گا, اس کے آگے میں نہیں چلاؤں گا. دل میں اور رب جانے اس کا کام جانے. دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ آ جاؤں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آگے احساس زیادہ ہو. پتہ ہی نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز کا جو افیکٹو رول رہا ہے اس میں بہت سی دنیا کے جو گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, یو ایس میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں بے شمار کانگریس مین ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انہوں نے بھی پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اور پرٹیکولرلی عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ اتنی آوازیں اٹھائی ہیں. اوبیسلی کسی کا امپیکٹ یا کسی کا افیکٹ کچھ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا بہت گہرا ہے, یو نیور نو. آئی مین واٹ از دی آؤٹ کم آف دوز ایکسرسائزز, بٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انہوں نے جتنی بھی اپنا رول پلے کرنے کے لیے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی ہے. کیا اس کی بھی کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بات یہاں تک بھی پہنچے گی, اوورسیز پاکستانیز اس لیول پہ جو ہے وہ اب افیکٹولی جو ہے جو ان کے بس میں ہے اور جس طریقے سے وہ موبلائز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو اس طرح کے ہاسٹائل سرکمسٹانسز میں وہ یہ بھی کر جائیں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے اس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں ورلڈ وائڈ, انہوں نے بھی جو ہے جو کردار ادا کیا, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان سب کا بہت شکریہ. وہ میں دیکھیں شروع میں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا سبھی کریں گے کہ آواز ضرور اٹھ رہی ہوگی, لیکن جب 100 دن گزر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے ہیں. اور یعنی آپ اپنا نام ہی نہ سنیں, اگر اتنا عرصہ کوئی آپ کو آپ کے نام سے بلائے ہی نا. جب میں گھر آیا تو مجھے میرے نام سے جب بلایا مجھے بڑا عجیب اس دن لگا. میرے امی ابو سے میں ملا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے واپس آ جائے. مجھے یہ فیل ہوا ان سے ملنے کے بعد. تو جن لوگوں نے آواز اٹھائی مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے حق بات کے لیے کہ بھی بندہ کدھر غائب ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ لوگ آواز اٹھائیں گے, دعا کریں گے, یہ تو مجھے پکا پتا تھا کہ لوگ بہت دعا کریں گے. آواز اٹھائیں گے مجھے یہ بھی پتا تھا, کس لیول پہ اٹھائیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. کچھ چیزیں مجھے میری وائف نے, کچھ میرے گھر والوں نے, کچھ دوستوں نے, میری ٹیم کے لوگوں نے, اور بہت ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائیں کہ یہ بعد میں لوگوں کا رد عمل تھا. جن لوگوں نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی میں ان سب کا بہت شکر گزار رہوں گا. تو جو پاکستان کے لیڈ اینکر پرسن ہیں جن سے سخت نظریاتی اختلاف رہا ہے بھی اور رہے گا بھی, ان میں بہت سے ایسے نام ہیں جو میں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھرو آؤٹ دس انٹائر پیریڈ آف. یعنی اس کا کوئی جسٹیفائی اس کو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہو. یعنی جب عطیہ اللہ جان کو اٹھا کے ہائپ کیا گیا تو میں نے شور مچا دیا تھا اس وقت. میرا سخت ان سے اختلاف ہے سخت. ابصار عالم کو جب گولی لگی تو میں نے اس پہ رولا ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا کہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں بندے کو گولی مار کے چلے گئے, اگر پکڑ نہیں سکتے تو پھر اپنے اوپر لو یہ بلیم. اس موقف کی مجھے قیمت چکانی پڑی تھی اس وقت. جس کو گھر میں مارا ایک
बच्चे को उसको बड़ी ज़्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात ये है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल हाँ, नहीं, ये लेकिन दुरुस्त उन है। तमाम हाँ। दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन सबका बहुत शुक्रिया, उन सबका जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत हाँ नहीं, एक बड़ी लंबी तादाद है। मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो नहीं बोले होंगे, जो बोले उनका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है अपना, मुझे फ़ोन आए इन सबके, फोन मुझे आया। हामिद मीर साहब का फ़ोन आया, बिल्कुल जी, हाँ। मुझे बाकी साहब जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब का साजिद फ़ोन खान है। साहब मदर हैं। अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से उस्ताद और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं। हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आसमा हैं, शराजी साहब हाँ हैं। उन्होंने हैं, और काशिफ अब्बासी साहब हैं, वो हैं, एक लंबी तादाद है। इमरान महर बुखारी साहब महर बुखारी साहब हैं, एक और- बड़ी लंबी तादाद है। मंसूर अली खान है, अमीन इकरार वो मुझे मिलने भी आए हैं, इकरार हसन है, ये सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट वो ऑफ मुझे- पीपल। हाँ, मुनीर जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े अरे क्रूशियल टाइम पे फिर कोई चॉइस नहीं है ना, choice नहीं है। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? Absolutely not at all. तो I mean, how can you know such actions फिर- be justified? ये नहीं हो सकता। इमरान, ये पता है कि अपना उस वक्त क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, और उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आपकी नज़र से आने के बाद गुजरी हैं, नहीं गुजरी, लेकिन मैं चंद एक को जो है वो लाजमी तौर पर कोट करना चाहूँगा। आई मीन, उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने ज़िम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके ज़िम्मेदारान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ेब देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है, तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आप, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? मुझे याद है। राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार मैं, आपने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछाले। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, तो बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। ये बात दुरुस्त। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, तो वो राणा सनाउल्लाह ने। लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी उस पर। नहीं, आई मीन चाहे चले कोई पॉलिटिशियन लेकिन है, अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमज़ोर थे। कोई नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं,
कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करें। शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन यू नो दी ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आज़म तारिक चौधरी। मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर, हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली हाँ, उनके लिए तो साबिर शाकिर था, साहब साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने जी हाँ, बहुत आवाज़ उठाई, बहुत आवाज़। सरल ने गालिबन जी हाँ, आवाज़ उठाई, बिल्कुल। और मुझे बताया गया, तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह, मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ, जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके हाँ, लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूँगा। का किरदार जो है वो कोई इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे? मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 सहाफ़ी बैठे हुए थे आपके पास, वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहे हैं? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं? हाँ, मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे, वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती हैं ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाएं, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर है। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई एक के बाद एक, इंतज़ामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। वो तो हुआ है। तो 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमा में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो ज़मानत कंफर्म हुई है, तौहीन आईजी पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियाँ, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। हाँ, नहीं, अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी
2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म में करवाए हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो हैं हुए होंगे, लेकिन वो इतने फिर ज्यादा नहीं जब हुए। गवर्नमेंट्स बदलती है दर्जनों तो मुकदमे खत्म भी कर देती हैं, दैट इज फाइन, बट लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े लड़े हैं। हैं और उसी रजीम में लड़े हैं। जी हाँ, ना सिर्फ सब लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने भरपूर वो साथ। फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि अब इस मुकदमाबाजी से कुछ फ़ायदा होता है, कोई शक फ़ायदा तो कोई नहीं। नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहाँ तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान ये भी पहलू जो है वो कभी ज़ेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहाँ भी है गलत सही, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम, तो ये गलत है। ये आई मीन वायलेंस और फिर इस तरह की जो मैलाफाइडीज़ हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज़ करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज़ कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां ख़त्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, उसके बाद लीगल मैयर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स। को मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता। पर्चे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आइन और कानून के दायरे में रह के बात करना इसमें चाहता कोई हूँ। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई। कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया है। मुझे याद है। ना मैं किसी की निजी ज़िंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदलते भाई आइन में उसके ऊपर बात कर दूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज़ डिपेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर आईनी नहीं, कर ऐसा दिया। कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक हाँ। अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। जहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता। हाँ, नहीं बुनियादी तो है। कोशिश की है मैंने 1-2 जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, और करे बात। एक चीज़ की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं, और वो अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम इसलिए उनको गायब करना पड़ता है। ना नहीं, वो कोई ऐसा Somehow मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ दो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना ड्यू चाहिए, प्रोसेस सबको देना चाहिए, सबका राइट और है। कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीज़ों की गुंजाइश ना रहे। या प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें या इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मुझे वो सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो।
کسی غلطیاں کو بھی ہیں. غائب کرنا کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں. It cannot be justified کبھی بھی under any possible. اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مجرم ہے تو آپ اس کو قانون کے سامنے ہی لے کر آئیں. 100%. So میں اب اس کی تکلیف سمجھتا ہوں. سمجھتے ہیں. تو اس دوران بھی یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بہت سی ایسی ماضی کی یادیں ہوں گی. صحافتی طور پر جو ہے کچھ چیزوں پہ میں بہت فخر کر سکتا ہوں. ہاں, کچھ چیزوں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ والی چیز ایسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی. کوتاہیاں ہوئی ہیں, کچھ ریگریٹس ہیں دیکھو, کہ بہتر پوزیشن لی جا سکتی تھی, بہتر بات لی جا سکتی تھی. لیکن جن دنوں میں یہ میرے ساتھ سارا کچھ ہوا, ان دنوں کے جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے, کیا وہ باتیں غلط تھیں؟ آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں نا. ہاں, ایک موقف کے اوپر میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مجھے لگا کہ وہ جو ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی تھی اس ملک میں, اور میں اس کا حصہ بھی بنا, حالانکہ میں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے سچ, لیکن اپوز بھی نہیں کیا. ہاں, لیکن میں نے اس کو اس وقت اپوز اس لیول پہ نہیں. میں یہ کہتا ضرور تھا کہ یہ قابل مذمت ہے, قانون بننا چاہیے اور یہ لوگ گھروں کو آنے چاہیے, یہ کہتا ضرور تھا, لیکن میں نے اس شدت سے اس کو معاملے کو کبھی نہیں محسوس کیا جیسے میں اب کر سکتا ہوں. تو مجھے اس کا افسوس ہے. میں اس کا, میری زندگی رہی اور میں بولتا رہا, تو میں کوشش کروں گا یہ قرضہ اتارنے کی. کیا یہ جو پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ ہے, یہ جو قانون آیا ہے, کیا اس کا بہت زیادہ منفی استعمال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو بھی ریپیٹڈلی وکٹمائز کیا گیا. یہ جو لوگ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے خلاف کیا توجیہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اگر ناجائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے, کہ اس کا غلط استعمال ہو, غلط استعمال, منفی کیا وہ استعمال قانون برا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. قانون تو بہت اچھا ہے. قانون بہت اچھا ہے. اس کو پرسنل گرجز کے لیے, کیا آپ اس قانون کے کو لیے سیٹل کیا جاتا ہے؟ ختم کر دیں گے کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا تو چاہیے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پیکا کا قانون صحافیوں کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نجی زندگی پہ, آپ نے میرے منہ سے ایک جملہ نہیں آج تک سنا ہوگا, جن لوگوں نے مجھے بہت شدید تکلیفیں دی, ان کے اپنے سکینڈلز آئے میرے پاس, میں نے آج تک نجی زندگی پہ کبھی بات انٹرفیئر نہیں کیا, اور آئندہ بھی نہیں کروں گا. لیکن جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں, نجی زندگی کے اندر گھستے ہیں, بیڈ رومز کی کہانیاں جھوٹی یا سچی, جھوٹی زیادہ تر ہوتی ہیں, جو لوگ یہ کرتے ہیں, کیا یہ صحافت جسٹیفائڈ ہے اس معاشرے میں؟ ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل. اور وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے, جس کی مرضی پگڑی آپ اچھال دیں. کرنا بنتا ہی نہیں ہے نا, یہ تو تو چیز نہیں. بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو سخت قوانین. اگر ایک قانون کہتا ہے کہ یہ والا اگر آپ نے جھوٹ آپ کا پکڑا گیا تو آپ کو بہت بھاری جرمانہ ہوگا, ہم کہتے ہیں جی کیوں ہوگا. دیکھیں, میں قانون کے سخت ہونے کا حامی ہوں, اور اس کے غلط استعمال کے خلاف. بہت اچھی بات. اب اس بنیاد پہ کہ کیونکہ ایک قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, قانون ہی ختم ہو, تو آپ قانون ہی ختم کر دیں, تو پھر 302 کا بھی اس ملک میں غلط استعمال ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. سول لاس کا ہوتا ہے. 489F کا سب سے زیادہ غلط استعمال بہت ہوتا ہے. منفی استعمال ہے. اس کے اندر 1365 ہے, وہ اس کا بھی بہت غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہے جو آپس میں دو لوگ لڑ پڑتے ہیں, 109 کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے کہ مشورے میں جس کو مرضی, مشورہ یہ ہے نا 109, مشورہ ہی ہے, امینڈمنٹ آف ا تھنگ 107 اس کی پنشمنٹ آدھے وکیل بن گئے. یہ جو قوانین ہیں جن کے غلط استعمال ہوتے ہیں پھر سارے ختم کر دیں. ہاں, سول لاس کا ہے, بینکنگ لاس کا ہے, فیملی لاس کا ہے. بات یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھیں, میں بھگتا ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر سخت چیک ہونا چاہیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں مجھے قانون میں پکڑو, جب پکڑو لیگل فریم ورک کے اندر سخت قانون بناؤ, ٹائٹ کس کے قانون بناؤ, اس میں مجھے پکڑے, میں مانوں مجھے پکڑا ریاست نے. عمران, ہوا یہ کہ اس سارے پیریڈ کے دوران جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں, بڑی ریناؤنڈ ہیں, they were very concerned. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز بھی ہیں ان میں بھی, اور بہت سے ایسے انٹرنیشنل پھر صحافی ہیں جن کو لوکل ہمارے پاکستان کے جرنلسٹوں نے بھی ایک ایسی منفی خبر جو ہے جو کہ بالکل حقیقت کے برعکس تھی وہ بھی چلا دی. اس سے بلکہ میرے لیے جو ہے ایز اے لائر یہ اور چیلنجنگ کیس بن گیا, بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے کہ میں, انہوں نے کہا جی عمران خدا نخواستہ عمران جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. علی, میں ایک سیریسلی ایک بات بتاؤں, وہ آپشن آسان تھی, میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی اگر میرے سے پوچھے کوئی کہ کیا آسان تھا تو وہ آسان تھا.
आई अंडरस्टैंड, वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, एक एक लम्हा जो है वो आई मीन दैट कैन नॉट बी इवन इमेजिन, दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग, दैट इज़ द वेरी वेरी ऑनेस्ट थिंग। लेकिन उसने पाकिस्तान में आवाम के दरमियान में लोकली इंटरनेशनली इस हद तक पैनिक क्रिएट किया, इतना इज़्तिराब आया, लेकिन उसकी मैं रिपीटेडली जो है वो उसको डिनाइल देता रहा, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो प्रोटेक्टिंग द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर केस, दो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बड़े सवेयर चैलेंजेस आए, क्वेश्चन उठ गए हैं, मुश्किल हालात थे। मुझे जो ज़्यादा तकलीफ है वो फैमिली की है, द फैमिली वर इन सो मच पैनिक, उसने इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर ऐड ऑन किया कि तो क्या इस तरह भी इस लेवल पे जाके अगर कोई न्यूज़ दी जाए तो उसकी भी कोई लाजमी तौर पर किसी न किसी कोई बेसिस या तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। देखें, ये तो सोर्स पे दी है जिसने भी खबर दी है, अब खबर बाउंस हुई है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने इस पर बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वो मुझे बताते हैं कि उनके लिए तो वो क़यामत की तरह था। ये बंदा ना रहे, उसकी बॉडी तो मिल जाए ना, बॉडी मिल जाए तो सुकून आ जाता है। खबर आपको मिल गई या बॉडी आपको नहीं मिल रही तो बहुत मुश्किल है। वो लेकिन मैंने इस मामले में ना, यहाँ पे जो खबरें हैं, किसी के पास क्या सोर्स था, कौन कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा था, उसको कौन फीड कर रहा था, क्या पता। अब किसी को क्या ब्लेम करूँ इस वक्त। रीवर फैक्ट्री भी बहुत बड़ी चल रहे थे, बहुत मनफी किस्म के हो गया। एक दो से मैंने पूछा, कहते जी हम तो चाहते थे प्रेशर बने, तो तुमने मेरे घर डाल दिया था। सुनी कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया। बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब चेहरे पहचाने, और मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है मैंने। इमरान, ऐसे हालात से जो भी सहाफ़ी गुजरे हैं या गुजरते हैं, तो हमने एक रूटीन टर्म्स देखी हैं, क्या आप समझते हैं लोगों को इस तरह की टर्म्स जो हैं इस तरह के संजीदा हालात में इस्तेमाल करनी चाहिए? शख्स की जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या किसी शख्स की डील हो गई है, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो मनफी किस्म के तासुरात कायम करके नेगेटिव चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती हैं। क्या, पहले मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर कानून के कानून के शिकंजे में फंसा के लीगल तरीके से आप उसकी सोच को बदलें, तो मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। इस तरह तो आप जो मर्जी करें, यानी अगर कोई बंदा ही इज नो वन नोवेयर, तो फिर उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये से बहुत लंबे अरसे तक कुछ गेन किया जाए। वक्ती तौर पे मुमकिन है कि कुछ अच्छा लग रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, और देखें, सवाल सारे यही जायज़ होते हैं, सारे ही जायज़ होते हैं। यानी अब पूछना चाहिए लोगों को सवाल पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा, मैंने उसको गले से लगाया, क्या फ़र्क पड़ा, फिर पूछो, और कोई पूछना है तो वो भी पूछो, जो दिल करता है पूछो, क्या फ़र्क पड़ा। सवाल पूछने में ना कोई शर्म नहीं है, पूछना चाहिए सवाल। आपको नहीं जवाब देना, आप बोले नो कमेंट, या आपको जवाब देना है तो आप दें। कभी सोचा है इमरान के लास्ट ईयर, एक साल पहले एक दिन के लिए दुबई में आना हुआ, उसके बाद फैमिली के साथ उम्रे में जाना हुआ, उस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं, मेरे दिल में खदशात थे, लोगों के दिल में बहुत से खदशात थे, मैंने एडवाइस भी किया, पकड़ के मुझे पकड़ के रोका कि यार रुक जा, अभी वापस ना जा। बल्कि मुझे याद आ गया जी, मैंने कहा था कि ओ यार तू टिकट के पैसे मेरे को ले ले, हाँ रुक जा। तो मैंने कहा मैंने टिकट ले लिया है, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा हो गया काम। तो मुझे याद है कि भाई टिकट के पैसे ले लो मेरे से, इधर ही रुक जा। यानी ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये भी ऐसा ही है। मुझे आपने बात की थी, मुझे याद आ बड़े तरले किए थे, रुक जा। मैं बहुत रुका था। देखो, आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर इतने लंबे दिन हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बात तो है, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं है, ये मैंने सबको ही बताया। ये मैंने 2 दफ़ा संभाल लिया।
अब बड़ा हाथ जोड़े। मैं रह नहीं सकता, मैं जा सकता हूँ बाहर ऐसे चक्कर लगा के वापस, कहीं जाके उम्रा किया वापस, इधर गए उसको मिल के, दोस्त को मिला, किसी को काम है वापस। इसी डर से मैं नहीं गया कि मैं कि बाहर ना रह जाऊँ। कई लोग रह गए ना बाहर ही, डर से नहीं गया कि मैं रह ही ना जाऊँगी, पता लगे मैं वापस ही नहीं आ पा रहा। ये बड़ा खौफनाक डर है, इसको ज़रा फील करके कभी देखना। अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पे था तो मैं तो जा रहा था, मैंने घर फ़ोन किया, मुझे पता चला मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत बड़ा रेड हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं अगर चला गया तो यहाँ परेशानी होगी। वहाँ पूछो, आपको तो रिकॉर्ड पता है, मैंने अपना पासपोर्ट बाकायदा FIA के ऑफिसर से छीन के लिया था, और फिर मैंने अपना बोर्डिंग अपने सिग्नेचर से खुद कैंसिल करवाया था। वो रिकॉर्ड आपने देखा होगा। मैंने अपना बोर्डिंग कैंसिल करवाया और खुद कैंसिल किया कि मैं नहीं जा रहा। शायद मैं चला गया था, लेकिन मैंने कराया। फिर मैंने वो आ गए थे पुलिस वगैरह भी, सारे लोग मैं अरेस्ट हो गया। यूके में, US में, यूरोप में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं हमने घर रखा हुआ है आपके लिए, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं इधर घर है हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ आगे तो इधर रहना शुरू कर दें। इसमें कोई शक। तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आ जाए मेरे पास, मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ। मैं मुझसे भी बड़े मायूस हुए हैं, वो शायद समटाइम ये भी ट्रीट करते हैं कि यार हम इतने काइंडनेस के साथ ऑफ़र कर रहे हैं, इतनी काइंडनेस के साथ जो है वो सिंपथाइज़ कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ा स्ट्रांगली जो है वो डिनाई कर देते हैं। तो आई मीन ठीक है, उन सबका क्या शुक्रिया एटलीस्ट अदा करना बनता है कि नहीं बनता, जो हमारे साथ इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। जाके शुक्रिया अदा करेंगे ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बारिक व तआला। मैं चाहूँगा सबको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आप तक बहुत सारी खबरें मैंने पहुंचानी होती हैं, ये करने से मेरी खबरें आप तक पहुंचती रहा करेंगी, जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी और लाजमी सी बात है मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो जी बात ये है कि 2 इंटरव्यूज़, बल्कि ये 2 नहीं 3 इंटरव्यूज़ की मची हुई है धूम। बेसिक इंटरव्यूज़ तो 2 ही हैं, लोग 3 हैं। तो इंटरव्यूज की धूम मची हुई है, और वो कौन कौन देने जा रहा है, किसका इंटरव्यू कौन से सहाफ़ी ने करना है, ये हम आपको आज के इस व्लॉग में टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो जो डिस्कशन चल रही है वो चल रही है बुशरा बीबी के, बुशरा न्याजी के, जो उनके बेटे हैं, एक का नाम इब्राहिम मानिका है, एक का नाम मूसा मानिका है। उनका इंटरव्यू प्लान हो चुका है, उन प्लान क्या हुआ है मतलब ये कि बन चुका है या बनने वाला है, उसका मैं आपको बताऊंगा कौन से सहाफ़ी से उम्मीद है कि उसका इंटरव्यू हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि राब्ते उनके 2-3 जगह पे चल रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा राब्ते हैं तो वहाँ की बात आपको करूँगा। और एक खातून है जिनकी एज तकरीबन 50-60 साल हो गई है, 50-55 के करीब एज है, लेकिन वो आज से कुछ 25-30 साल पहले की कहानी, मतलब 50 के करीब हैं तो 25 साल 30 साल पहले 20 की 22 की होंगी, तो उस वक्त की वो कहानी बताने लगी है कि किस तरह इमरान अहमद खान न्याजी ने इनको गलत तौर पे देखा करते थे, क्या करते थे। मैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि मैं बताऊँ, लेकिन जो खबरें मुझ तक पहुँची हैं और जो वो खातून कहने चाह रही हैं, जो उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ये कट नहीं करोगे तब आप मेरा इंटरव्यू कर लो, तो एक सहाफ़ी ने हामी भर दी है, तो वो उनके साथ इंटरव्यू करने जा रही हैं और उसमें क्या बताएंगी हम वो आपको बताएंगे कि वो सुनने के बाद कौम यूथ के तोते उड़ेंगे, कि उनको पता चलेगा कि जिस शख्स को वो आज भी लीडर कहते हैं या मानते हैं, या इसको मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी आंखों देखी मक्खी खाने वाले लोग, उनको क्या कहा जाएगा। मेरे ख्याल है बेवकूफ़ कहना एक बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, आगे आप खुद डिसाइड करें वो क्या लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको पहले बताता हूँ कि जो आ रही है
मूसा मानिका साहब और इब्राहिम मानिका साहब, जो खबर मानिका और बुशरा बीबी, आजकल बुशरा न्याजी, उनके बेटे हैं। उन्होंने क्या फैसला किया है और वो क्या करने जा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब एक बहुत बड़े एंकर हैं, जिनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि जावेद चौधरी साहब इनका इंटरव्यू करने लगे हैं। हो सकता है कि वैसे सैटरडे को आते हैं तो हो सकता है कि आज वो इंटरव्यू इसका कर दें, लेकिन स्काइप पर इंटरव्यू होगा या सामने बैठकर होगा, इसके बारे में अभी बहुत पर्दे में हैं बातें। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई हुई है कि इसको बात को ओपन ना किया जाए। लेकिन जावेद चौधरी साहब के बारे में सुनने आ रहा है कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं इब्राहिम मानिका का और मूसा मानिका का, जिसके अंदर इब्राहिम मानिका और मूसा मानिका ये बताएंगे कि जिस वक्त इमरान खान हमारे घर आता था हमारी उम्र क्या थी और हम लोग किस वजह से उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर सके, हम लोग उस वक्त क्यों उनको कह नहीं सके कि क्या कर रहे हो। और वो बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो मेरा ख्याल है कि अगर वो इंटरव्यू आ जाएगा तो वो इंटरव्यू आपको बच्चों से दूर होकर सुनना पड़ेगा, बच्चों को बाहर निकाल के नहीं, खुद बाहर निकल के सुनना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरा, जो इम्बिसात यूसुफ के नाम से इम्बिसात खान है तो वो उनका जो एक खातून है जो कि यूसुफ सलाहुद्दीन की बेगम थी, जो यूसुफ सलाहुद्दीन पहले इमरान खान साहब के इकलौते दोस्त हुआ करते थे, उनके बारे में मैं उनके जो क्लिप्स हैं या उनकी बातें हैं, जो उनकी खातून की बातें हैं, वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, मेरे पुराने व्लॉग में मौजूद हैं। लेकिन अभी कंफर्म हो गया है कि इम्बिसात खान, इम्बिसात यूसुफ अब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं और इंटरव्यू दे रही हैं मंसूर अली खान को। और मंसूर अली खान साहब को वो कहने लगी हैं, बताने लगी हैं कि किस तरह से इमरान अहमद खान न्याजी जैसा गंदा इंसान उनके हस्बैंड का दोस्त बनता है, उनके हस्बैंड के ऊपर क्या क्या बातें उन्होंने की, वो एक बुक लिख चुकी हैं। और वो उस शख्स के बारे में एक ये बड़ा पुराना एक स्टोरी होती थी, यूसुफ सुल्ली के नाम से बड़ा मशहूर हुआ करते थे इंसाफ, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जी, अब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक मशहूर यानी कि अय्याश आदमी लाहौर के हुआ करते थे, तो वो और इनके बारे में जो यूसुफ सलाहुद्दीन है, इनके बारे में इमरान खान साहब की जो माशूका कह लें या उनकी बेटी की माँ, लेकिन उनकी बीवी नहीं थी, वो जो टेरियन वाइट साहिबा फौत हो चुकी हैं, टेरियन वाइट की वालदा सीता वाइट, वो फौत हो चुकी हैं। तो सीता वाइट ने ये पहले बताया था कि जब वो पाकिस्तान आई वो कैसे मरी गई, मरी में उनकी यूसुफ सलाहुद्दीन और गुड्डे से मुलाकात हुई। तो हो सकता है गुड्डे भी अब आजकल ज़िंदा हैं, आज तक ज़िंदा हैं। तो अभी जब तक मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक तो वो ज़िंदा हैं। तो उसके बाद वो क्या करने जा रही हैं, कब वो जाके बताती हैं कि खान साहब ने क्या किया है, हो सकता है वो भी आ जाए। लेकिन इम्बिसात यूसुफ का इंटरव्यू जो कि हमें अभी तक सोर्सेज से कंफर्म हो रहा है, और बहुत सारे सोर्सेज जो कि इस वक्त मंसूर अली खान साहब के साथ अटैच हैं, तो वो भी ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि खान साहब उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, या तो हम टीवी पे करेंगे वरना अपने पॉडकास्ट में ज़रूर करेंगे। देखते रहिएगा, ऐसे मज़ीद जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अपना बेइज्जती समझते हैं। अच्छा ये बताएं तो कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ना, पहले उनकी वाइफ के साथ आप न्याजी लगाएं, ठीक है। क्योंकि खान साहब को न्याजी लफ्ज़ से छेड़ा है, हमें अपने नाम से नहीं छेड़। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने माने का नाम भी हमें फ़ख्र है, हमारे हर बैकग्राउंड साफ है हमारा। बस मैंने तो ये कहना, चले बाकी ठीक हो गया। खान साहब कहते थे कि वो सियासत में है ही नहीं, यही कहते थे ना, मेरी बीवी का सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, अब निकल आया ताल्लुक। वो कहते थे कि इद्दत में नहीं किया निकाह, वो भी निकल आया। वो कहते थे मैंने देखा नहीं हुआ, कुरान पे हाथ रखता हूँ, उठाता हूँ। अब कुरान जाने रोज जाने, बात कहता हूँ। बहुत पहले के वो उनको अपना पीर समझते रहे, जो मेरी पीर है, उनकी कई हाजिरियों पे हमारे घर पे आते रहे, ऊपर बैठते रहे उनके पास। अभी तो निकाह वाली बात ही नहीं थी, उनको मिलते रहे, उनको पीर समझते रहे, कई हाजिरियाँ देते रहे उनके पास आके। लेकिन मैं एक बताऊँ, अगर आपने नकाब के बगैर मिलते थे बिशप इब्न जी कोई नकाब नहीं होता था, उसके बगैर सब मुलाकात होती थी।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान हाशमी, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की खबरें बहुत तेज़ हैं, बहुत सारी तेज़ खबरें हमने आप तक पहुंचानी है, लेकिन जो उसमें से क्रक्स निकाल के पहली खबर हम आप तक लेकर आए हैं उसके अंदर बहुत सारी खबरों का खुलासा होगा। पहली खबर क्या है? पहली खबर है 11 दिसंबर से रिलेटेड। 11 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी? क्या इसके पीछे कहानी है और किस तरह से नैब ने बुशरा बीबी को क्या नोटिस दिया है, उसका मकसद क्या है, ये सब आपको बताता हूँ। इसका इस तरीके से मामला बनता है जी कि 11 दिसंबर के लिए नैब ने जो 8 दिसंबर को बुशरा बीबी को एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने उनको 11 दिसंबर को पेश होने के लिए टाइम दिया है और उसमें उनको कहा है कि 11 दिसंबर को जो चोरी का सामान है, अब आप पूछेंगे चोरी का सामान क्या है, कि 2019 में, 20 में, 21 में जो जो तोहफे उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाने थे उधर जमा नहीं करवाए, बारों बार लेके खा गई हैं, पीड़ गई हैं, वो सारे पैसे, वो सारी चीजें, सॉरी पैसे तो बाद की बात है ना, वो तो 190 मिलियन पाउंड चल रहा है जिसके अंदर लोग मलिक रियाज का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मलिक रियाज और उनके बेटे भी इश्तिहारी हैं। ये आज की खबर है, वैसे पुरानी खबर है लेकिन बहुत हर जगह पे, वैसे भी हम जैसे टीवी चलाते हैं ना, टीवी पे मलिक रियाज का नाम आता है तो टून चलती है, टू, तो यानी कि मिस्टर मलिक रियाज टू, तो उनके लिए भी ये इस तरह से हो चुका है। तो बुशरा बीबी को खैर बुला लिया जी 11 तारीख को। 11 तारीख को बुशरा बीबी जाएंगी और उनको कहा गया कि आपने आना है और साथ में जो जो हीरे जवाहरात, एक 12 करोड़ की अंगूठी है, कोई अरबों रुपए का और सामान है, तो वो सब सामान लेकर अदालत में जमा कराना है, नैब के अदालत, मतलब नैब का जो उस वक्त इंक्वायरी कमीशन है उसके सामने, ताकि ये होता है माल मुकदमा। अब वो लोग कहते हैं जी वो और किसी से कभी तोशा खाना का सामान मांगा, ओ भाई तोशा खाना का सामान नहीं मांग रहे हम, वो सामान मांग रहे हैं, हमसे मुराद अवाम, वो सामान मांगते हैं जो कि तोशा खाना में जमा कराना था, बुशरा बीबी ने जमा नहीं कराया, अपने वजीर आजम खाविंद का फ़ायदा उठाया। एक खाविंद तो उनके वो साबका थे या जो भी थे, जो आजकल बेचारे रोते फिर रहे हैं, तो उनका को छोड़ के जो वो वजीर आजम खाविंद के पास गई तो उनके तवस्सुत से जो चीज़ें उनको मिली हैं कि बाहर से तोहफा मिल गया, वो बारों बार बगल में छुपा के ले गई हैं। और औरतों के पास और भी बहुत सारे बैंक होते हैं ना जहाँ पे वो चीज़ें छुपा के ले जाती हैं, तो इस तरह से उनको जो ये सामान था उन्होंने इस तरह से छुपाया और छुपा कर ले गई। तो वो सामान नैब ने रिकवर करना है और रिकवर करके वो होता क्या, माल मुकदमा होता है कि देखो जी हमने इंक्वायरी की है, तफ्तीश के दौरान ये चीज़, आप कोई चोरी का पर्चा हो, आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि कोई चोरी का पर्चा होता है, एक चोर के पास साइकिल होती है, वह चोर से साइकिल बरामद की जाती है, अगर साइकिल बरामद हो जाती है, जूती होती है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, मुर्गी चोर है तो वो बताएगा कि मैंने ये खाई है, तो उसके पर भी देने पड़ते हैं, तो ये हिसाब किताब होता है। तो ये माल मुकदमा बुशरा बीबी को जमा कराना पड़ेगा और नैब ने इंतहाई लास्ट वार्निंग दे दी है। आपको हम कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि कार्रवाई बहुत तेज चल रही है और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ होने वाला है कि या तो बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अगर वो पेश नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसी दिन शाम को पकड़ लेंगे, वो रात को पकड़ लेंगे कि टाइम है ना कि आपने 11 दिसंबर तक आके पेश होना है, तो 11 की रात 12 बजे जब वक्त बचेगा तो 12:05 पे तो 12 दिसंबर होती है, 12 दिसंबर पर पकड़ा जा सकता है और इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। बात खुल के नहीं करूंगा लेकिन इशारा आपको दे देता हूँ कि बहुत जल्द आपको चोर अंदर नजर आने वाले। अच्छा, दूसरी बात रही है कि इनको बुलाया इसलिए गया है ताकि ये आए, हालांकि बुशरा बीबी ने जो कहा है, उन्होंने कहा जी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये नशे ही जो है ना, नशे के का सामान कुकीनी है, पाउडरी है, इसमें पाउडर लेना होता था तो इसलिए ये लेके चीजें बेच देता। भूखा आदमी, भूखा तो इस कदर भूखा यार, हद, यानी कि उसको तो पैदा होते ही उसने एक बात कर दी थी, अल्लाह से नाते दे दे बाबा, तो बस ठीक है, वो उसको तो उन्होंने पटियाला में रखा हुआ है, उसकी खातिर दरवाजा वहां पे हो रही है,
कोड वर्ड में इसको लीजिएगा, खातिर तवाज़ा हो रही है। तो वो जनाब उधर पहुंचे हैं। जब उनकी बेगम साहब है वो भी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी। जब वो पहुंच जाएंगी तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल दूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको दूसरी खबर देता रहूं। दूसरी खबर ये है कि इनके हैं 2 बेटे जो बुशरा बीबी के खावर मानिका से हैं, और खावर मानिका के दोनों बेटे खावर मानिका के भी हैं, बुशरा बीबी के भी हैं। क्योंकि जब औरत छोड़ जाती है तो वो बीवी नहीं रहती, लेकिन जब माँ छोड़ जाती है तो माँ तो रहती है ना, तो उनकी तो माँ है ना। तो उन्होंने ये किया है, बच्चों ने फैसला कर लिया कि माँ की सारी हरकतें वो टीवी पे बैठ के बताने को तैयार हुए हैं, उतावले हुए जा रहे हैं कि किसी तरह हमें मौका मिले और हम आगे आके बताएं कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं और इन हरकतों का इनको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे, और इसके बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताने वाला हूँ कि मूसा मानिका और खावर मानिका का इंटरव्यू कौन से एंकर कर रहे हैं, और इस इंटरव्यू के पीछे असल स्टोरी होने क्या जा रही है, इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, मैं कहता हूँ तोते उड़ जाएंगे। और खास तौर पे जो यूथिया ब्रिगेड है, जिनको आज भी इमरान खान एक लीडर लगता है, उसके साथ तो बहुत ही बुरी होने वाली है कि ऐसा लीडर जिसको, यानी कि इमरान खान के बारे में इसकी शख्सियत का खुलासा है। इसकी शख्सियत का खुलासा ये है कि ऐसा शख्स है, इसके साथ आप अच्छाई करते रहो, इसके साथ आप इसको पैसे देते रहो, इसको रोटी देते रहो, ये आपकी बीवी और बेटी पे नजर रखेगा। ये इस कदर घटिया, इसकी मतलब तरबियत ही घटिया है, या पता नहीं इसकी शख्सियत ही घटिया है, या पता नहीं घटिया इससे ज्यादा कोई हुआ नहीं आज तक, हमें तो यही नजर आया। तो ऐसे शख्स के बारे में जो भी इतलात आएंगी, जैसे जैसे आएंगी वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला व्लॉग जरूर देखिएगा, आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये इंटरव्यू, और इसके बाद एक और खातून नौजवान, अब तो नौजवान नहीं है, उस वक्त नौजवान थी, अब तो खैर 50 साल से अबव है जो होगी उनकी, तो उनका अभी भी बहुत खूबसूरत है, उनका आकर बयान, और उस बयान के अंदर कौन कौन से इंकशाफ होंगे और कौन से एंकर वो बयान लेने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है जब तक आप ये व्लॉग देखें उस वक्त तक इंटरव्यू हो चुका हो, आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को देखते रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। क्वेश्चन जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे जो है वो एक इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को इस मखमसे में या इस मुगालते में जो है वो डालें, या खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हुकूक में कमी ले आएगी। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। 18वीं तरमीम ने जो सूबों को इख्तियार दिए हैं उनमें इजाफा तो हो सकता है, अब उस इजाफे को आप 18वीं तरमीम को मुकम्मल करना कह लें या उसमें इजाफा करना कह लें, कि उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। बड़ा वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ कि 18वीं तरमीम ने जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया है, उस डेवोल्यूशन के अमल में इजाफा हो सकता है, सूबों को मज़ीद इख्तियार दिए जा सकते हैं, उनमें कमी नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी ये बात दर्ज होगी, इससे पहले दर्ज होती रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि फेडरेटिंग यूनिट्स को जितना बाइख्तियार बनाया जाएगा उतना ही फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि फेडरल से इख्तियारात जो हैं वो सूबे में आके ना अटक जाएं, वो इख्तियारात जो हैं वो लाहौर से राजनपुर में भी जाएं और कराची से जो है वो मीरपुर ख़ास तक और सखर तक भी पहुँचें। अगर ये ऐसे
आपने बताया वो क्या होगा, और जो आपने जो लोगों को काम कहा था वो कुछ लोग वोट भी जाने को भी ले गए थे, जो करने की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से लोन कम होगा। देखें जी, जो डिलिमिटेशन हुई है तो ये बातें करने वाले तो कुछ और तरह की बातें भी करते थे कि जी शायद ये डिलिमिटेशन जो है वो इसमें हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है। लेकिन आप ये देख लें, अगर मैं एक एक हवाला दूं तो आप यकीन करें कि हमारे लोग इतने रंजीदा हैं कि उनकी जो है वो अपीलें जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, और उससे पहले भी जो है वो उनके हलके जो है वो ख़राब हुए हैं। सबसे ज़्यादा ख़राबी जो है वो हमारी इधर जो है वो लाहौर में हुई है, और उसको दुरुस्त भी नहीं किया गया। इसी तरह से बाकी हलकों में भी इसी तरह से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक आइनी अमल है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, किसी जगह पे हमारी सुनी गई है, बहुत सारी जगहों पे नहीं सुनी गई। वो लोग अगर अदालत में जाते हैं और वहाँ उनमें से भी कुछ चलो 2, 4, 5% की जो है वो बेहतरी हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह से भी हल्के बने हैं उसके मुताबिक हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। एक मिनट वकास। सिंध का जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का शेड्यूल जो है वो अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन वो बहुत जल्द जो है वो सिंध जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब से जो है वो मुलाकात में कोई चीज़ हायल नहीं है। देखें, हमने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लेना है। हम एक जो है वो जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक जो है वो अपनी बात भी करेंगे, उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी करेंगे, लेकिन हम आसिफ जरदारी साहब हों या दूसरी जमातों के सरबराह हों या गौहर खान साहब हों, हम उनका बिल्कुल जो है वो एहतराम करेंगे और उनको इज़्ज़त के साथ उनका ज़िक्र भी करेंगे। बाकी रही बात कि ये जो ओए तोए का कल्चर उसने जो है वो शुरू कर दिया था, तो उसमें हमने तो उस वक्त भी कमी लाने की कोशिश की, लेकिन बतदरीज उसमें जो है वो कमी आनी चाहिए। मुखालफ सियासी जमातों से हमारा सियासी मुकाबला है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनसे लड़ाई नहीं है। हम बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब जब भी कोई मौका बनेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे। जी, आप लास्ट 2 क्वेश्चन है जी, आप कर लें, उसके बाद आप कर जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने या उनकी जमात जेजुआई ने कभी भी कत्तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ना ऐसा मुतालबा किया है, ना इसके ऊपर कोई बात किया है कि वो सदर बनना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो जब वो उन्होंने हमारे साथ बात ही नहीं की तो उसकी यकीन दहानी हमने क्या करवानी थी। जी, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप क्वेश्चन कर लें, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लें। देखें जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2017 से 17-18 से जब मुल्क को डिस्टेबल किया गया और उसके बाद मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाही के रास्ते पे डाली गई, तो उसके बाद फिर वो तबाही जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। हमने भी 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, लेकिन इस तबाही को जो है वो हम पूरी तरह से नहीं रोक सके। एक पूरे टेन्योर के मैंडेट के साथ जो हुकूमत आएगी, जो कि हमें हमारी कोशिश भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला इस तबाही का रास्ता रोकेंगे और इसको रिवर्ट बैक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि विद इन ए ईयर जो है ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं, ये किसी को ना पैगाम है
اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے اگر کسی نے کی ہو تو اپنے طور پہ کی ہوگی. آپ صادق عزیز کی بات کر رہے ہیں, یہ معاملہ صادق عزیز اب آگے نکل چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی. آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، مطلب یوٹیوب کے بیل آئیکن کو، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہا کرے. ہبا فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، اور ساتھ میں ملاقات ہوئی ہے ان کے فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری صاحب کی فواد چودھری صاحب سے. اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہوئی ہے اس کے اوپر آئیں گے، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ اور دیتا جاؤں. شیر افضل مروت صاحب کل سے بہت بڑی بڑی دھومیں مچی ہوئی تھیں کہ پکڑے گئے، پھر بھاگ گئے، پھر آ گئے، پھر پکڑے گئے، اور شام کو کیا ہوا، صبح کیا ہوا، اب ہونے کیا والا ہے، یہ بھی آپ سے بات کروں گا. لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کے اوپر. فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی فیصل چودھری صاحب سے، اور ان کی سیکنڈ مسز جو ہیں ہبا فواد چودھری، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ہبا فواد چودھری کے تو ملاقات کے بعد روانگی گھر کی طرف ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے. لیکن فیصل چودھری صاحب جو ہے ملاقات کرنے کے فوراً بعد اٹھے ہیں، جا کر مل آئے ہیں پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین کے ساتھ. پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، جو کہ سابقہ چیئرمین یا بانی چیئرمین جن کو کہا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب ہے. تو عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ سیدھا گئے ہیں گوہر خان صاحب کے پاس، اور گوہر خان صاحب کو انہوں نے مبارکباد دی ہے. اب اس کے پیچھے اصل سٹوری کیا ہے؟ اصل سٹوری تو اندر سے نکلی ہے، کچھ جیل کی خبریں ہیں کہ جیل میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کیا پلاننگ ہوئی ہے، اور اس پلاننگ پہ کیا کام ہو رہا ہے. فیصل چودھری صاحب گئے ہیں گوہر خان صاحب کے پاس، کس لیے کہ کیا گوہر خان صاحب اب فواد چودھری کی جگہ پر فیصل چودھری کو اپنی پارٹی سے ایم این اے کی سیٹ دیں گے، ٹکٹ دیں گے. ٹکٹ کی سو بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے جا کے کوشش کی ہے. اب کیا جواب آتا ہے وہ بھی آپ کو بہت جلد بتاؤں گا. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جیل کے اندر. فواد چودھری صاحب جو کہ اس وقت حال مقیم اڈیالہ جیل ہیں، ہمسایہ آف عمران احمد خان نیازی، تو انہوں نے وہاں پر اپنی ملاقات میں اپنی بیگم کو اور اپنے بھائی کو کہا ہے کہ بھئی مجھ پہ جو کیسز ہیں، جو حرکتیں میں نے کی ہیں، وہ اس کی وجہ سے میں نے نااہل ہو جانا ہے. کیونکہ وہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے، جس وقت وہ اطلاعات کے وزیر رہے، اس کے بعد وہ قانون کے بھی رہے تھے،
तो कानून वाली वजारत उनके गले पड़ने वाली है, क्योंकि साइफर केस का जो उन्होंने उस पर रोलिंग दी थी वो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो हो सकता है वो नाअहल हो जाएं। अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो वहाँ पे फैसला ये हुआ कि 2 लोग ट्राई करेंगे, फैसल चौधरी और हिब्बा फवाद चौधरी। हिब्बा फवाद चौधरी जो हैं वो उनकी मिसेज हैं, वो जनरल सीट पर, प्राइवेट सीट पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ेंगी उनके हलके से, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त फैज़ी हुक्मरान तो नहीं है ना, या फैज़ियाब होने के हुक्मरान चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन फैसल चौधरी साहब को उन्होंने भेजा है कि जाके पीटीआई से मिन्नत तरला करो, अगर वो आपको पार्टी की सीट देते हैं तो आप मेरी इस बात के ऊपर, मेरी इस सीट के ऊपर आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ेंगे। तो यानी कि एक यकना शुद्ध 2 शुद्ध की उन्होंने गेम शुरू कर दी है। जेल के अंदर बैठे बैठे उन्होंने ये कार्रवाई डाल दी है। इसके आगे होगा क्या, इसके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन हमारे सोर्सेज काम कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई अच्छी अपडेट आएगी हम आपको वो भी पहुंचा देंगे। दूसरी खबर ये है कि जी कल से रौला पड़ा हुआ था कि शेर अफजल मरवत साहब पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, फिर फरार हो गए और फिर सामने आ गए, फिर वो गिरफ्तार हो गए और फिर उन पे पथराव भी हो गया। फिर वो कभी वीडियो बनाते हैं मुझ पर फायरिंग हो रही है, फायर की कोई आवाज़ नहीं होती। कभी वो कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं बाजोड़ में हूँ, मैं दुकान में आ गया हूँ। तो भाई ये सारी टोटल ड्रामेबाजी है, टोपी ड्रामा चल रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं है। केपीके पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा जी हमें मालूम ही नहीं है, नाके के ऊपर कहीं पे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक अकाउंट चलाना है और अर्निंग करनी है या अपना यूट्यूब से अर्निंग करनी है, तो इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म अपनाया हुआ है कि किसी तरह से वो इसको लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। लेकिन लोग उनका बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके जो अपने 2-2.5 हज़ार अफगानी उन्होंने रखे हुए हैं, उनके अलावा तो कोई और बेवकूफ़ नहीं बनता। जैसे ही उनका सेम सिस्टम चलता आ रहा है, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ होता था कि इमरान खान का ट्वीट और फटाफट रीट्वीट, तो पहले 60 सेकंड में जो रीट्वीट होता है उसके अंदर वो उसको ट्विटर को उसको पता चल जाता है कि इसको हम लोगों ने बूस्ट करना है या नहीं करना। तो वो पहले 60 सेकंड के अंदर अफगानी जना ठकाठक कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही है। और टिकटॉक के भी यही पोजीशन है। वैसे मैं टिकटॉक यूज़ बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो हमने इसके बारे में जाना है, लोगों से पता किया है, उसकी यही पोजीशन है कि भाई वो चलता नहीं है अगर उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने अफगानियों को बाहर से पैसा आ रहा है, उनको वो कर रहे हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। और उनके अलावा कोई भी पाकिस्तान का जो मुहिब वतन शहरी है, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो इनको कोई चांस देना नहीं चाहता। चाहे बाजोड़ में कहें, चाहे दीर में करें, चाहे कहीं पे भी जाके ठुमके लगा लें, लेकिन इनके ठुमकों का असर होना कोई नहीं। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से मुतल्लक अपनी पार्लिमानी टीम के इंतखाब के लिए भरपूर कोशिश और मेहनत कर रही है। इस सिलसिले में मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के अजलास जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में कल बलूचिस्तान से मुतल्लक जो है वो फैसले किए गए हैं। एक रोज़ कबल केपीके से मुतल्लक जो है वो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड ने कैंडिडेट्स के ऊपर गौर किया और इसी तरह से पंजाब में क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा है तो यहाँ पे डिवीज़न वाइज जो है वो इंटरव्यूज़ जो है वो किए जा रहे हैं।
پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہر ضلع اور ڈویژن میں ہر حلقے میں 1-2 نہیں ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 اپلیکیشن جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں. جو معزز پارٹی کے لوگ وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. ہمیں سبھی کی جو ہے وہ عزت اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا. اور جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ باضابطہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا. جنگ کا ضلع جو ہے یہ آلموسٹ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ خالی تھا پی ایم ایل این کے نقطۂ نظر سے. تو آج ہم نے ضلع جنگ کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ تو کچھ عرصہ سے یا کچھ ہفتوں مہینوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن آج ان کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے. یہ سارے معزز صاحبان جو ہیں یہ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اور پارٹی کی قیادت قائد میاں نواز شریف اور صدر پی ایم ایل این میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں NA 110 سے مولانا آصف معاویہ صاحب، ذرا میں دوستوں سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ مارک ہو جائے. NA 110 سے آصف معاویہ صاحب. بابر سیال صاحب آئیں. جی بابر سیال صاحب. PP 125 سے محترمہ نیلم سیال صاحبہ. PP 126 سے مار اسلم بروانہ صاحب. PP 127 سے شیخ محمد یونس صاحب. جی. PP 128 سے خالد محمود سرگانہ صاحب. PP 129 سے خالد غنی صاحب. PP 130 سے امیر عباس سیال صاحب. یہ ہمارے بھائی مرحوم رجب سیال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. PP 131 سے فیصل حیات جبوانہ صاحب. جی. اسی طرح سے شیخ یعقوب صاحب بھی ہمارے پہلے MP رہے ہیں. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کی اہلیہ محترمہ مسز شیخ یعقوب جو ہے وہ MP الیکٹ ہوئی تھی. تو یہ دونوں میاں بیوی بھی آج یہاں پہ جو ہے یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ رئیس محمد ابراہیم، یہ PP 267 ڈسٹرکٹ رحیم یار خان. وہاں سے یہ پہلے بھی 2 مرتبہ MP رہے ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں. تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سردار ریاض خان مزاری صاحب NA 189 سے اور راجن پور، اور دوست محمد خان مزاری صاحب
PP 297 سے مزاری صاحب کے متعلق آپ پوری طرح سے جانتے ہیں، مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. تو مزاری صاحب صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے چچا سردار ریاض خان مزاری صاحب جو آج خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کی طرف سے بات کریں گے. تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. دوست محمد مزاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آفیشیلی میں PMLN میں اپنی جوائننگ کرواؤں، اور مجھے اور میری فیملی کو مکمل اعتماد ہے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پہ، اور بی بی مریم بی بی کی لیڈرشپ پہ. تو کل جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ کل بڑے میاں صاحب نے ہماری عزت میں اضافہ کیا. میرے دادا سابق وزیر اعظم پاکستان میر ملک شیر مزاری صاحب کے فاتحہ خوانی پہ وہاں پہ حاضر ہوئے، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئیں. تو آج ہم یہیں پہ حاضر ہوئے ہیں جوائننگ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. وہ فراڈ ہے سارا، وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے. اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں. اس فراڈ میں نہ آئے آپ. سن لیں جی. ایک سوال بس. دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے. کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں. یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے. ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں، وہ نوجوان جو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا، ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بزرگ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں. یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے. اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا. اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ